क्लास 12th हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 बिहार बोर्ड। हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम सभी आज के वीडियो में 12th क्लास हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का ऐसे 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई नो कि आप सभी मेरी बातें यहाँ तक समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है। बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट किया जाता है आप सभी मन लगा के पढ़ाई करिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। आई नो कि आप सभी मेरी बातें यहां तक समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप सभी 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के माध्यम से ज्यादा अंक लाना चाहते हैं, अपने मम्मी और पापा का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सभी को मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत यानी आप सभी को अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, आप सभी के पास बहुत ज्यादा कम समय है, आप सभी अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, मैं आप सभी को सिर्फ समझा सकता हूं, आगे आपकी मर्जी। तो प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लो, मैं हूं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम मार्क्स। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाता हूं। तो प्यारे बच्चों, हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी को क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? क्वेश्चन है सबसे पहला संविधान सभा के, ठीक है, आप सभी ध्यान से देखना। क्वेश्चन है सबसे पहला, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जितने भी बच्चे को मालूम है कमेंट करके लिख देना। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, क्या होगा बताओ, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताओ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर भीमराव अंबेडकर या फिर महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, कितने बच्चे को मालूम है कमेंट करके लिख देना। ठीक है, देखो मैं आप सभी को एक बार फिर से बोल देता हूं, सारे क्वेश्चन 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आगे आपकी मर्जी, मैं आप सभी को सिर्फ समझा सकता हूं, बता सकता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन कितना ज्यादा अभी भी आई क्वेश्चन होने वाला है, ये तेजगर विद्यार्थी जानते होंगे। ठीक है, आगे आपकी मर्जी, आप सभी को क्लास करना है तो करिए, नहीं तो क्लास रुक जाइए। मेरा इसमें कोई घाटा नहीं है, आप सभी का घाटा है। ठीक है, आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं तो जाके घूमिए फिरिए, पुली डंडा खेलिए, भैंस चराइए, हमको कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, जिनको पढ़ना है पढ़ लेगा। क्वेश्चन है सबसे पहला, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 90% बच्चे को मालूम होगा इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, 90% बच्चे को मालूम है तो कमेंट में लिख देना, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी कमेंट करो, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सबका राइट आंसर है। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आप सभी को घुमा फिरा के यही सब क्वेश्चन पूछेगा, उल्टा पुल्टा के यही सब क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इनसे बाहर नहीं पूछेगा, एकदम समझ लो यहां से आप सभी को कॉपी करके बिहार बोर्ड एग्जाम में पेस्ट कर देगा। ठीक है, यही सब क्वेश्चन पूछेगा और इसी तरह से पूछेगा। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद हो गया? एकदम इजी भाषा में, एकदम ठेठी भाषा में हम सभी पढ़ेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों की तरह हम सभी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, समझ गए? अब देखना क्वेश्चन क्या है 2 नंबर में। ठीक है, एकदम मन लगा के पढ़ाई करो यार, एकदम मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, जब तक याद नहीं होगा हम सभी क्लास छोड़ के नहीं जाएंगे, ऐसा ठान लो आप सभी। ठीक है, अपने दिमाग में ठान लो, जब तक हम सभी को क्वेश्चन याद नहीं होगा तब तक हम सभी क्लास छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, जब तक भोज में पेट नहीं भरता तब तक हम सभी नहीं जाते। ठीक है, कितने को पलो ज्यादा पसंद है, किसी को रसगुल्ला ज्यादा पसंद है, सारी सब बातें छोड़ो। क्वेश्चन है 2 नंबर में, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? कितने भी बच्चे को मालूम है? ठीक है, कितने बच्चे मालूम है कमेंट में लिखना, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, संविधान में या फिर प्रधानमंत्री में? ठीक है, 99% बच्चे को मालूम होगा भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है। ठीक है, कमेंट में लिखो यार, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं फाइनल एग्जाम में, 12th क्लास के बिहार बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन बार बार पूछे थे, ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे थे यार, मैं कितनी बार आप सभी को बोलूं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता संविधान में निहित है। ठीक है, यानी कि 2 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संविधान में। याद हो गया आप सभी को? 2 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संविधान में। सिंपल सी बात है। ठीक है, जब तक याद नहीं होगा हम सभी क्लास छोड़ के नहीं जाएंगे, ऐसा ठान लो आप सभी। ठीक है, क्योंकि आप सभी को सारा क्वेश्चन वही क्वेश्चन में आप सभी को प्रमोट करूंगा जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं फाइनल एग्जाम में। ठीक है, क्यों मैं आप सभी को बताऊं क्यों? क्योंकि आप सभी का एग्जाम काफी करीब आ चुका है। ठीक है, आप सभी का एग्जाम 3-4 महीना समय है, आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए, आप सभी के पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है 3 नंबर में, बिहार में 1800 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? ये एकदम ठेठी भाषा, ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। बिहार में 1800 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? ठीक है, वीर कुंवर सिंह, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाजीराव। बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी क्वेश्चन बैंक का नाम सुने हो? आप सभी क्वेश्चन बैंक का नाम सुने हो कि नहीं? आप सभी क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखना, 2009 से लेकर के 2024 तक में ये सब क्वेश्चन कितने बार पूछे गए हैं। ठीक है, 2023 या फिर 2024 तक में ये सब क्वेश्चन कितने बार पूछे गए हैं आप सभी को पता चल जाएगा एकदम चुटकियों में। ठीक है, बिहार में 1800 के पर विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? कमेंट करके लिखो, बिहार में 1800 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो बाबू वीर कुंवर सिंह, सबका राइट आंसर है। ठीक है, 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बाबू वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक है, बिहार में 1800 के विद्रोह का प्रमुख नेता था बाबू वीर कुंवर सिंह। याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, आपसे ये सब क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपसे को ये बार 50 बार बोल चुका हूं अभी तक में।
ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 4 नंबर में। देखो आप सभी वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करते हो, आप सभी वीडियो को लाइक क्या कर दिया करो। आप सभी के एक लाइक से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट मिलता है, ताकि आप सभी के लिए आगे और वीडियो बना सकूं, ठीक है। आगे आपकी मर्जी, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त कहां लागू किया गया? 4th नंबर में क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त कहां पर लागू किया गया, ठीक है। क्वेश्चन है 4 नंबर में, अस्थायी बंदोबस्त कहां पर लागू किया गया? कितने बच्चों को मालूम है? बंगाल में, पंजाब में, मुंबई में या फिर राजस्थान में? कमेंट करके लिखो अस्थायी बंदोबस्त कहां पर लागू किया गया था, ठीक है। देखो मैं आप सबको कमेंट करने के लिए क्यों बोलता हूं, ठीक है। कितने बच्चे कमेंट में ये डाउट चल रहा है, सर जी उन्हें भूखे से कमेंट करो, ठीक है। देखो कमेंट करने से क्या होता है, ठीक है। आपकी मर्जी, आप सभी जो सोच सकते हो वो सोचो, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है। क्वेश्चन देखो मैं आप सबको कमेंट करने के लिए इसलिए बोलता हूं, ठीक है। इससे आप सभी को 2 तरीका का फायदा मिल सकता है, ठीक है। सबसे पहला तरीका, ठीक है, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, पहले मेरी बातों को सुनो, ठीक है। सबसे पहला तरीका यह है कि आप सभी का रिवीजन होगा, ठीक है। आप सभी का रिवीजन होगा। और दूसरा तरीका यह है कि दूसरा फायदा यह है कि आप सभी को यह पता चलेगा हम कितने पानी में है और कितने दूध में है। समझिए आप सभी मेरी बात। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप सभी को कितना क्वेश्चन का उत्तर मालूम है सही और कितना क्वेश्चन का उत्तर मालूम है गलत। मेरा कहने का मतलब यही था, ठीक है। ये 2 फायदा आप सभी का। आगे आपकी मर्जी, कमेंट करना तो करिए, नेता जाइए घास रहिए, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त कहां पर लागू किया गया? बताओ 4 का राइट आंसर क्या होगा? 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा बंगाल में, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया। याद हो आप सभी को, 4 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 5 नंबर में क्वेश्चन है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बताओ बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। आप सभी को मालूम होगा। 5 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1917 ईस्वी को। बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू 1917 ईस्वी में हुआ था। किसने? अप्रैल में, शायद 16 अप्रैल की 6 अप्रैल था, ठीक है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। याद हो गया। अब देखना क्वेश्चन क्या 6 नंबर में, एकदम मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है। एकदम ठेठी भाषा में, ठीक है। हम सभी एकदम प्यार से समझेंगे, ठीक है। जैसे प्यार से कोई लव स्टोरी में फिल्म देखा, कभी आप सभी लव स्टोरी वाली मूवी देखे हो, ठीक उसी तरह हम सभी तो प्यार से समझेंगे क्वेश्चन को, गाना गाते गाते समझेंगे, ठीक है। आगे आपकी मर्जी। क्वेश्चन 6 नंबर में, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कमेंट करके लिखो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। एक बात फिर से जान लो, ठीक है। एक बात फिर से जान लो आप सभी, सारे क्वेश्चन 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में यहां से 15 या फिर 20 क्वेश्चन अवश्य देखने के लिए मिल जाएगा। मैं लिख के दे सकता हूं आप सभी को, ये क्वेश्चन में से 15 या फिर 20 क्वेश्चन अवश्य देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप सभी इनसे पिछली वाली वीडियो को नहीं दिखाया तो वीडियो को देख लेना। वीडियो को पहले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। बताओ 6 का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कमेंट करो 6 का राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलो दूसरा ऑप्शन देखते हैं सभी। दूसरा ऑप्शन है, एक मिनट, दूसरा ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री। तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। बताओ यही था ना क्वेश्चन, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन था यहाँ, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताओ 6 का राइट आंसर क्या होगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यार ऑप्शन नंबर डी होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आप सभी याद रखो, आप सभी को याद नहीं होता है, आप सभी याद रखो अपने दिमाग में, आप सभी उसके बाद ही ज्यादा अंक ला सकते हो, ठीक है। अपने दोस्तों को पिछवाना चाहते हो, अपने मम्मी और पापा का नाम रोशन करना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा अंक लाना चाहते हो, तो उसके लिए आप सभी को स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने आप सभी को पहले ही बोल दिया है, आप सभी को स्टडी करनी पड़ेगी। स्टडी यानी आप सभी को मेहनत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 7 नंबर में, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? बताओ भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? सबको मालूम है 26 जनवरी 1930 को, है ना। बिल्कुल बेवकूफ सा ऑप्शन नंबर बी होगा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था, ठीक है। याद हो आप सभी को, कुछ से कुछ टिक मार देते हो आप सभी, ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। याद रखिएगा, नहीं तो पछताना बाद में, मेरा कुछ नहीं लोगे, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन 8 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कमेंट करो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है। अगर मैं लाइव रहता, अगर आप सभी को ऑफलाइन पढ़ाता, आप सभी को तमेचा मारता कान के जेल में, ठीक है। जितने भी बच्चे गलत आंसर बोलते हैं उसके कान के जरिए में तमेचा मारता मैं, ठीक है। अगर ऑफलाइन क्लास चलते तो, ठीक है। क्वेश्चन 8 नंबर में, ऑनलाइन में तो कुछ मार नहीं सकते आप सभी को, ठीक है, सिर्फ डांट सकता हूं। क्वेश्चन 8 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, या फिर अरुणा आसफ अली, या फिर सरोजनी नायडू। बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो एनी बेसेंट, सबका राइट आंसर है, ठीक है। 8 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर एनी बेसेंट हो जाएगा। याद करते जाओ आप सभी, ठीक है। आप सभी हो सके तो अपने कॉपी में नोट करते जाना, ठीक है, सब क्वेश्चन का उत्तर। क्वेश्चन नंबर है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? कमेंट करो पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? बहुत ज्यादा अभी भी आई क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, इकबाल, या फिर चौधरी रहमत अली। बताओ पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने दिया था, ठीक है। सबका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चौधरी रहमत अली, ठीक है। 9 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी चौधरी रहमत अली, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 10 नंबर में, आप सभी कमेंट करो यार, कमेंट करो, ठीक है। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? बताओ
बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 को, 1906 को, 1907 को, 1910 को? बताओ बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 10 का परफेक्ट आंसर क्या हुआ? 10 का राइट आंसर क्या हुआ? 10 का राइट आंसर ऑप्शन है 1905 को। ठीक है, बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, देखो मैं आप सभी को वीडियो के बीच में, ठीक है, वीडियो के बीच में इधर और उधर का बातें नहीं बोलूंगा ताकि आप सभी का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, मेरा काम है आप सभी को सिर्फ क्वेश्चन याद करवा देना। ठीक है, मेरा काम है, यानी कि मेरा वर्क है आप सभी को क्वेश्चन याद करवा देना, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। ठीक है, आगे आपकी मर्जी। ठीक है, अगर आप सभी चुटकुला सुनना चाहते हैं तो मैं बोलो, मैं चुटकुला सुनाऊंगा। ठीक है, मैं चुटकुला सुनाऊंगा, पढ़ाई करना छोड़ दूंगा। ठीक है, बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, आप देखना बहुत गर्मी ना, इसलिए थोड़ा सा तोतला जाता हूं बोलते बोलते। ठीक है, क्वेश्चन है 11 नंबर में, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताओ जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 11 का राइट आंसर ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 को। याद हो आप सभी को, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आप देखना क्वेश्चन क्या 12 नंबर में। ठीक है, आप सभी कमेंट करते जाना यार, आप सभी कमेंट नहीं करते हो। क्वेश्चन है 12 नंबर में, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? ठीक है, सबको मालूम होगा। ठीक है, 50% बच्चे को मालूम होगा 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। ठीक है, रॉलेट एक्ट या फिर मार्ले मिंटो सुधार एक्ट या फिर भारत छोड़ो आंदोलन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, कमेंट कर दो यार, अगर जानते हो तो कमेंट कर दो, कमेंट करने से आप सभी घाटा नहीं है। ठीक है, इसमें मेरा थोड़ा फायदा है, बस आप सभी कमेंट कर दिया करो। ठीक है, 1919 के अधिनियम को रॉलेट एक्ट कहा जाता है। ठीक है, 12 का राइट आंसर ऑप्शन है रॉलेट एक्ट। याद हो आप सभी को, 1919 के अधिनियम को रॉलेट एक्ट कहा जाता है। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 13 नंबर में, साइमन कमीशन भारत कब आया? सबको मालूम होगा लेकिन आप सभी कमेंट नहीं करोगे क्योंकि आप सभी डरपोक हो, मेरा गलत ना हो जाए। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? बताओ। देखो उसी का निंदा होता है जिनका कुछ वैल्यू होता है। ठीक है, जिसी का बुराई होता है। ठीक है, आप सभी अपने दोस्तों का बुराई किए होंगे आप सभी। ठीक है, देखना उसमें कुछ ना कुछ गुण होते हैं। ठीक है, उसमें कुछ अलग गुण होते हैं जिनके कारण आप सभी उनका बुराई करते हो। ठीक है, बुराई उन्हीं का होता है जिनका कुछ वैल्यू होता है। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? बताओ 1925 को, 1928, 1932, 1935? बताओ साइमन कमीशन भारत कब आया था? 13 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा 1928 को। ठीक है, जितने भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे 1928 सबका राइट आंसर। ठीक है, साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 14 नंबर में, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बताओ 1919, 1916, 1920, 1922, 1930? बताओ असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था? ठीक है, 14 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 14 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा 1920 को यार। 14 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1920 को। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो क्या अब देखना क्वेश्चन क्या 15 नंबर में। ठीक है, एक मिनट, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां पर शुरू किया था? बताओ महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां पर शुरू किया था? सबको मालूम है लेकिन आप सभी कमेंट नहीं करेगा क्योंकि आप सभी लजो ना हो। ठीक है, जब महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां पर शुरू किया था? बरदौली में, चंपारण में, दिल्ली में, काशी में या फिर पटना में? ये देखो यहाँ कितना 5 गो ऑप्शन लिखा गया ना, 5 गो ऑप्शन यहाँ पर हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो पटना ऑप्शन ये फालतू हो गया। ठीक है, यहाँ तक होगा, काशी तक होगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन चंपारण में शुरू किया था। आप सभी को मालूम होगा, खैर कितने बच्चे को मालूम होगा और कितने बच्चे को मालूम नहीं होगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन चंपारण में शुरू किया था 1917 ईस्वी को। ठीक है, मैंने आप सभी को बता दिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या 16 नंबर में, कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? बताओ कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? बताओ स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन? ठीक है, कमेंट करो कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था। ठीक है, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो भारत छोड़ो आंदोलन, सबका गलत आंसर है, और जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सबका राइट आंसर है। ठीक है, मैं थोड़ा सा सी दोनों में सी ऑप्शन बोल दिया था। ठीक है, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था। याद हो आप सभी को, 16 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ सारे क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ ज्यादा ही खास होने वाला है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? ठीक है, मेरी आवाज से लेना देना मत रखना। ठीक है, मैं किस तरह से बोल रहा हूं मेरी आवाज पे मत जाना आपसे भी। ठीक है, सिर्फ आपसे भी क्वेश्चन को देखते जाओ और ज्यादा से ज्यादा अंक लाना चाहते हो तो क्वेश्चन नहीं देखना, मेरी आवाज को छोड़ देना। ठीक है, मेरा काम आप सभी को सिर्फ बताना। ठीक है, मैं थोड़ा सा बोलते बोलते तोतला जाता हूं, बस मेरा यही दिक्कत है। ठीक है, अब देखना गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? बताओ 1910 में, 1911, 1914 या फिर 1912? ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का 1914 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है, 17 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1914। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1914 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 1910 में याद रखिए, 1910 में याद नहीं रखिएगा आप सभी। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1914 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, मैं थोड़ा सा काट दूंगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखना 18 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, एक मिनट मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, तब तक आप सभी वेट कीजिएगा। ठीक है, चलो मैं पी लिया पानी। ठीक है, क्वेश्चन है विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली का इमारत है? ठीक है, किस शैली की इमारत है? विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? नवशास्त्रीय शैली, नवग्राथिक शैली, इंडो सारणिक शैली या फिर इनमें से कोई भी नहीं? ठीक है, थोड़ा सा खाना के आए इसलिए थोड़ा सा ढकार हो रहा है। ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है नवग्राथिक शैली। ठीक है,
18 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी नवग्रथिक शैली हो जाएगा। ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? नवग्रथिक शैली की इमारत है। ठीक है, अब देखना 19 नंबर में क्या क्वेश्चन है, व्यपगत के सिद्धांत का संबंध था। ठीक है, कमेंट करो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे था? कर्जन से, डलहौजी से, लिटन से या फिर मिंटो से। ठीक है, व्यपगत के सिद्धांत का संबंध था डलहौजी से। याद हो आप सभी को 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी डलहौजी से। ठीक है, एकदम ठेठी भाषा, जब तक याद नहीं होगा हम सभी क्लास छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, व्यपगत के सिद्धांत का संबंध था डलहौजी से। ठीक है, याद हो गया 19 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखना 20 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी, हम सभी आज के वीडियो में 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, 50 या फिर 45 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ठीक है, खैर आप सभी वीडियो के हिसाब से देखेंगे हम सभी। ठीक है, क्वेश्चन है 20 नंबर में 1817 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, कमेंट, एक मिनट यार ये क्या हो रहा है यार, हाँ बताओ। 20 नंबर में क्वेश्चन है 1817 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, बताओ 20 का परफेक्ट आंसर क्या होगा। 1817 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, 20 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, 1817 के विद्रोह के समय। ठीक है, देखो यहाँ पर ट्विस्ट क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पर 1817 ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, 1817 यहाँ सबसे बड़ी बात है। 1817 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा आप सभी, नहीं तो पछताना बाद में, मेरा क्वेश्चन नहीं लोगे। ठीक है, क्वेश्चन है 21 नंबर में लखनऊ से। ठीक है, लखनऊ से 1817 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बताओ, लखनऊ से 1817 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बताओ, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत अमल, नाना साहब या फिर वीर कुंवर सिंह। बताओ, लखनऊ से 1817 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, 21 का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है? 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बेगम हजरत अमल हो जाएगा। ठीक है, बेगम हजरत अमल हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ से 1817 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत अमल ने किया था। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 22 नंबर में। ठीक है, क्वेश्चन है दामिन इको क्या था? ये तो सबको मालूम है, दामिन इको भूभाग है। ठीक है, 22 का राइट आंसर ऑप्शन भी भूभाग हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी को याद होता है। ठीक है, दामिन इको क्या था? दामिन इको भूभाग था। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 23 नंबर में। ठीक है, यानी कि 23 नंबर में। ठीक है, क्वेश्चन 23 नंबर में संथाल विद्रोह कब हुआ? बताओ, थोड़ा सा नींद आ रहा है। ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1832, 1841, 1851, 1855। बताओ, संथाल विद्रोह कब हुआ था? कमेंट करके लिखो यार, आप सभी कमेंट नहीं करते हो। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 23 का परफेक्ट आंसर क्या हुआ? 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 1855 को। याद रखिएगा, संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद हो आप सभी को 23 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी 1855 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 24 नंबर में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? सबको मालूम होगा, कमेंट करो जल्दी जल्दी, मैं थोड़ा सा इसको वेट करता हूं। ठीक है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1515, 1512, 1510, 1509। बताओ, सबको मालूम है लेकिन आप सभी कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी को लाज लगता है। ठीक है, पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार किया था। ठीक है, 24 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1510 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, याद हो आप सभी को 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 25 नंबर में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कमेंट करो, कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1785, 1773, 1510, 1774। बताओ, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करो, कमेंट करो, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ठीक है, 25 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी 1774 को। ठीक है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी को हुई थी। याद हो गया। अब देखना क्वेश्चन क्या 26 नंबर में। ठीक है, एकदम मन करके पढ़ाई करना। क्वेश्चन है 26 नंबर में हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, सतलज, गंगा, सिंधु। मैं आप सभी को बता चुका हूं, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो ये सारे किस नदी के किनारे स्थित है? मैंने आप सभी को बता दिया है। ठीक है, इनसे पिछले वाले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, मैं आप सभी को फिर से बोल देता हूं, लेकिन ऐसी बात नहीं बताऊंगा, मैं आप सभी को फिर से बताऊंगा। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा आप सभी, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। याद हो आप सभी को, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। और लोथल, बताओ लोथल जो है वो कहां पर स्थित है? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा। ठीक है, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो कहां पर है? बताओ, आप सभी को कमेंट करना है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है यार, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और क्या बताओ, कालीबंगा छुट्टी, हाँ कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। याद हो आप सभी को, हड़प्पा हो गया वो रावी नदी के किनारे। ये चारों क्वेश्चन में आप सभी को 3 क्वेश्चन अवश्य पूछेगा 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, सुन लो एक बार फिर से आप सभी, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो किसके नदी के किनारे? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे, और लोथल किसके? बताओ, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, 26 का राइट आंसर ऑप्शन से ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 27 नंबर में लोथल स्थित है। बताओ कहां पर? लोथल कहां पर स्थित है? पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। बताओ, 27 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी गुजरात में। ठीक है, लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 28 यानी कि 28 नंबर में, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का नगर था। बताओ, हड़प्पा सभ्यता का नगर था 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 1 स्तरीय या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, कमेंट करके लिखो हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था?
कौन सा स्तर था बताओ? हड़प्पा सभ्यता का नगर था 2 स्तरीय, ठीक है, यानी कि 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 स्तरीय, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था? 2 स्तरीय था, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 29 नंबर में, ठीक है, 1 मिनट कसो ऊपर भाग गया। क्वेश्चन 29 नंबर में हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कमेंट करो, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, कांस्य युग या फिर लो युग, ठीक है। कमेंट करो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, ठीक है। 99% को बच्चे को मालूम है हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है, ठीक है। 29 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कांस्य युग, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है, ठीक है। हाँ, तो आप सभी को 29 नंबर का क्वेश्चन याद हो गया। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है, ठीक है। 29 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 30 नंबर में। क्वेश्चन है 30 नंबर में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है, ठीक है। कितने बच्चे को मालूम है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला, महाराजाओं का टीला या फिर जीवियों का टीला या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। कमेंट करो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब होता है मृतकों का टीला, ठीक है। 30 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मृतकों का टीला, ठीक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब मृतकों का टीला, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या है 31 यानी कि 31 नंबर में इंडिका के लेखक कौन है, ठीक है। कमेंट करो इंडिका के लेखक कौन है? कौटिल्य, मेगास्थनीज, आर.डी. बनर्जी या फिर इनमें से कोई भी, ठीक है। इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज, ठीक है। 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज, ठीक है। या दो आप सभी को इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 32 नंबर में, कमेंट करना आप सभी को मालूम है तो। क्वेश्चन है 32 नंबर में महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। कितने बच्चे महाभारत पूरा देखे हैं? आप सभी कमेंट में अपना नाम लिखना, कितने बच्चे महाभारत पूरा देखे हैं एक एपिसोड से लेकर के पूरा अंत तक, ठीक है। आप सभी अपना नाम लिख देना एकदम ईमानदारी पूर्वक, जो देखे हैं वही, अन्यथा कोई मत लिखना, ठीक है। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। उनको मालूम होनी चाहिए, जो बच्चे पूरा महाभारत देखे हैं उनको मालूम होनी चाहिए महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता था, बताओ। 32 का राइट आंसर क्या होगा? 32 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी भीष्म को, ठीक है। सबको मालूम है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है भीष्म को, ठीक है। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? भीष्म को जाना जाता है, ठीक है। मैंने रामायण देखी है, महाभारत नहीं देखी है मैंने, ठीक है। आप देखना क्वेश्चन क्या है 33 नंबर में, ठीक है। क्वेश्चन है आप सभी के लिए एक क्वेश्चन बनता है, बताओ आप सभी महाभारत किसने लिखा था? मैंने आप सभी को बताया है इनसे पिछले वाले क्वेश्चन में महाभारत किसने लिखा। अगर आप सभी को मालूम है अभी तक तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। महाभारत किसने लिखा, उससे मैं आप सभी को वीडियो के अंत में बता दूंगा महाभारत किसने लिखा था और रामायण किसने लिखा था, ठीक है। आप सभी बस याद दिला देना, ठीक है। क्वेश्चन है 33 नंबर में भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? है मालूम आप सभी को भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? शाहजहां, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब या फिर मोहम्मद शाह? बताओ। भारत का अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, ठीक है। 33 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन भी बहादुर शाह जफर हो जाएगा। याद हो आप सभी को 33 का राइट आंसर ऑप्शन भी बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल शासक था, ठीक है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 34 नंबर में क्या क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम होगा तो कमेंट करना। क्वेश्चन है 34 नंबर में महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? ये क्वेश्चन के बारे में क्या मालूम है आप सभी को? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 16, 20, 17, 18, ठीक है। सबको मालूम है ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर डी होगा 18, ठीक है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, ठीक है। 34 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 18 दिनों तक, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 35 नंबर में वह जजिया किससे लिया जाता था, ठीक है। बताओ जजिया कर, जिसे हम सभी कर बोलते हैं, मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया है अच्छा तरीका से, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने आप सभी को अच्छा तरीका से बताया है। अगर आप सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो को देख लेना, वीडियो का लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है जजिया किससे लिया जाता था, या फिर ये क्वेश्चन आप सभी को दो तरीका से पूछ सकता है। जजिया किससे लिया जाता था सबसे पहला तरीका, दूसरा तरीका जजिया कर किससे लिया जाता था, ठीक है। जजिया का आगे में कर लग जाएगा, ठीक है। बात क्वेश्चन एक ही बनेगा, ठीक है। जजिया कर किससे लिया जाता था? व्यापारियों से, बुद्धिजीविकाओं से या फिर सैनिकों से या फिर जिम्मियों से, ठीक है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा जिम्मियों से, ठीक है। जजिया कर जिम्मियों से लिया जाता था, ठीक है। आप देखना क्वेश्चन क्या 36 नंबर में भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? कितने बच्चों को मालूम है भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, वास्को डी गामा, ठीक है। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन वास्को डी गामा थे, ठीक है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी वास्को डी गामा, ठीक है। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन वास्को डी गामा, ठीक है। अब देखना 37 नंबर में क्या क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कौन था? बताओ मेगास्थनीज कौन था? यात्री था, व्यापारी था, राजदूत या फिर गुलाम? बताओ मेगास्थनीज क्या था? आप सभी को ये क्वेश्चन भड़का सकता है मेगास्थनीज क्या था। आप सभी को गलत आंसर देखो, यहाँ पर कितने बच्चे क्या गलती करते हैं मैं आप सभी को बताता हूँ, ठीक है। मेगास्थनीज कौन था? यहाँ पर विद्यार्थी क्या करते, यात्री में टिक मार देते हैं, ठीक है, जो कि सरासर गलत आंसर है, ठीक है। मेगास्थनीज एक राजदूत था। आप सभी गूगल पे सर्च करके देख लेना मेगास्थनीज कौन था, आप सभी को अच्छे तरीके से पता चल जाएगा, ठीक है। मेरा भी क्वेश्चन आएगा, मेरा भी वेबसाइट आएगा आप सभी को गूगल पे, ठीक है।
मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज एक राजदूत था। ठीक है, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखना 38 नंबर में क्या क्वेश्चन है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? ठीक है, क्वेश्चन है बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? कबीर के, गुरु नानक के। बताओ, बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित हैं। ठीक है, 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कबीर के। ठीक है, 38 का सही आंसर है, हाँ 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर कबीर को जाएगा। ठीक है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित हैं। याद हो गया आप सभी को? देखो मैं आप सभी को बोलते बोलते थोड़ा सा तोतला जाता हूँ। ठीक है, बस यही रिक्वेस्ट रखना, आप सभी को क्वेश्चन से हमसे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, आप सभी को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से लेना देना। ठीक है, आप सभी अच्छे तरीके से नहीं सुन पाते हो तो क्वेश्चन कम से कम क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ठीक है, क्वेश्चन है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था? बताओ, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था? रामानंद, कबीर, चैतन्य, गुरु नानक। बताओ, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया था। ठीक है, 39 का सही आंसर ऑप्शन ए रामानंद ने। ठीक है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया था। ठीक है, अब देखना 40 नंबर में क्या क्वेश्चन है, गौपुरम का संबंध बताओ किससे? गौपुरम का संबंध किससे है? गाय से, घर से, मंदिर से, किताब से। बताओ, गौपुरम का संबंध किससे है? सबको मालूम है गौपुरम का संबंध होता है मंदिर से। ठीक है, गौपुरम का संबंध है मंदिर से। ठीक है, जिनके मंदिरों पर सेलखड़ी पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग किया गया है। ठीक है, खैर आपको मालूम होगा। अब देखना क्वेश्चन क्या 41 नंबर में। ठीक है, 45 क्वेश्चन को आदर रहने दो। ठीक है, क्वेश्चन 41 नंबर में अकबर का संरक्षक कौन था? ठीक है, अकबर का संरक्षक कौन था? बताओ, अकबर का संरक्षक कौन था? अब्दुल रहीम, बेरम खां, मुनीम खां या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, अकबर का संरक्षक था बेरम खां। याद रखिएगा आप सभी, अकबर का संरक्षक था बेरम खां। 41 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेरम खां। याद हो आप सभी को? अब देखना क्वेश्चन क्या 42 नंबर में। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? बताओ आप सभी, पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 20, 32। बताओ, पुराणों की संख्या सबको मालूम है 18 है। ठीक है, और महाभारत का युद्ध भी चला था 18 दिनों तक। ठीक है, इसीलिए पुराणों की संख्या 18 होगा। ठीक है, 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखना क्वेश्चन क्या 43 नंबर में, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कितने बच्चे को में कमेंट करना, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य, वेद व्यास, क्या होगा? बताओ, अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य। ठीक है, 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य हो जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक या फिर लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कौटिल्य। ठीक है, अब देखना 44 नंबर में क्या क्वेश्चन है, आप सभी को यहां तक क्वेश्चन याद हुआ कि नहीं? आप सभी को यहां तक क्वेश्चन याद हुआ कि नहीं? अगर आप सभी को याद नहीं हुआ तो वीडियो को एक बार नो कर दो, कमेंट में नो लिख देना, और याद हुआ तो आप सभी कमेंट में यस लिख देना। ठीक है, ताकि मैं देखना चाहता हूं मेरे द्वारा बताए गए तरीके से आप सभी को क्वेश्चन याद होता है कि नहीं। ठीक है, खैर से बातें छोड़ो। अब देखना क्वेश्चन 44 नंबर में, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ? बताओ, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ था? 12 मार्च 1930, 10 मार्च 1931, 12 मार्च 1934, 12 मार्च 1932। बताओ, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 12 मार्च 1930 ईस्वी को आरंभ हुआ था। ठीक है, यानी कि 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 12 मार्च 1930 को, यही है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ था। याद रखिएगा, नहीं तो पछताना बाद में। ठीक है, अब देखना इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन 45 क्वेश्चन को रहने दो। ठीक है, देखना क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया है? सबको मालूम है, मैंने आपको शुरू में बता दिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? ठीक है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सबको मालूम है महात्मा गांधी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, आई होप कि आप सभी को आज के वीडियो में मजा आया होगा और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से सारा क्वेश्चन याद हो गया होगा। ठीक है, अगर आप सभी को आज के वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाता हूं। ठीक है, आप सभी अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। ठीक है, तब तक आप सभी जम के तैयारी करें, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू। ठीक है।